नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो भारतीय संविधान का लेक्चर चल रहा है, लगातार क्लासेस चल रही हैं। उसी क्लासेस में आज जो है लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियां। अनुसूचियों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों पार्ट लेक्चर 5 पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, संविधान के भाग। भाग में हम लोगों ने क्या किया था, पूरे संविधान को 22 टुकड़ों में विभाजित किया गया था। मूल संविधान में 22 टुकड़े थे भारतीय संविधान के, और जो वर्तमान में 25 भागों में संविधान को पूरा बाइफरकेट किया गया है, तोड़ा गया है या समझा गया है। तोड़ने की बात हम लोग नहीं करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे। और 25 भागों में संविधान को जोड़ा गया है। देखने का नजरिया बदल दीजिए, बाकी सब वही है, ठीक है। तो 25 भाग जोड़ जोड़ कर एक एक भाग बना दिया गया हमारा संविधान। तो भाग में क्या था, संविधान के टुकड़े टुकड़े करके हम लोगों ने पढ़ा था पूरे संविधान को। आज हम लोग क्या करेंगे, अनुसूचियों की बात करेंगे। किसकी? अनुसूचियों की। अब संविधान के भाग और अनुसूचियों में क्या अंतर है? देखो, संविधान के भाग में हम लोगों ने संविधान के पूरे 25 भाग किए थे, 25 टुकड़े किए थे और उसको जोड़कर पढ़ा था, तो वो संविधान के भाग हो गए। अब हम लोग अनुसूचियों में क्या करेंगे, देश की जो भी शासन और प्रशासन व्यवस्था है, देश की जो सरकारें हैं, देखो सबसे ऊपर होता है सरकार, सबसे ऊपर तो संविधान होता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो कार्यकारिणी का सरकार होती है, सरकार किस पर नियंत्रण रखती है, या योगी बाबा और मोदी जी किस पर नियंत्रण रख रहे हैं? प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रख रहे हैं, यानी प्रशासन पर नियंत्रण रख रहे हैं। प्रशासन का मतलब कौन होता है? डीएम और एसडीएम पर नियंत्रण रख के कार्य करवा रहे हैं, ठीक। देश हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। तो अनुसूचियों में हम लोग इन्हीं के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश की सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था के कार्यकारिणियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। यही अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में सब कुछ नहीं पढ़ना है, केवल दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक सरकार के बारे में और सरकार के अधीन जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनके बारे में पढ़ना है कि वो लोग किस प्रकार से कार्य करेंगे, उन पर निगरानी कैसे रखी जाए, सब कुछ, ठीक है। मूल संविधान की बात अगर करेंगे, जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान को में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। अब हो गई हैं वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। कितनी? 12। इन 12 अनुसूचियों को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक। हमने बता दिया, शासन और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, सरकार के बारे में पढ़ेंगे अनुसूचियों में, और किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई दोस्तों कि अनुसूचियों का मतलब जानते क्या होता है? परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट। परिशिष्ट का आप पूछेंगे परिशिष्ट माने क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे एक छोटा सा एग्जांपल कहते हैं कि हमने एक यहाँ पे लिख दिया कि, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, हम एक आपको बता दिया कि विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, ठीक। हमने आपको इतना बता दिया कि विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा हमको और बता दीजिए, लेकिन हमको लगता है कि आपके एग्जाम की नजर से बस इतना आपके लिए जरूरी है जानना, ठीक है ना। बस एक लाइन जानना जरूरी है। अब आपके अंदर उत्साह है, कौतूहलता है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो आप क्या करेंगे? हमसे बार बार प्रश्न करेंगे। तो हम आपसे कहेंगे फलानी किताब पकड़ लेना जाके, उसमें कम से कम 20 पन्नों में विधि के समक्ष समता का अधिकार समझाया गया है। फालतू में क्लास में डिस्टर्ब ना करो, और भी बच्चे हैं। आप क्या करेंगे? अगर आपके अंदर जिज्ञासा है रियलिटी में, ठीक है, तो आप जाएंगे वही किताब पढ़ने लगेंगे, पढ़ के अपनी जिज्ञासा को शांत कर लेंगे। तो उसी प्रकार से कुछ अनुच्छेद जो हैं, जो कि संविधान में हैं, लेकिन उनको बहुत मतलब लाइटली समझा दिया गया है, लाइटली लिख दिया गया है, और विस्तृत रूप से अगर जानकारी चाहिए होती है तो आपको उनके लिए अनुसूचियों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ कुछ अनुच्छेदों का बंच है, कुछ अनुच्छेदों का के गुच्छे हैं, जिनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कहाँ की गई है? अनुसूचियों में की गई है। इतना आपके लिए केवल जानना जरूरी है। बाकी आपके लिए जानना जरूरी है कि किस अनुसूची में कौन सी चीज लिखी है। मैंने बता दिया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और बाद में कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई। कितनी? 12 अनुसूची हो गई हैं। आज हम लोग पार्ट 1 में केवल 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी 4 के बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं पहली अनुसूची में क्या है। भाई पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में के अलावा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। पहली अनुसूची में राज्य, कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कैसे राज्य हैं, भाई वहीं पे तो प्रशासन और प्रशासन किया जाएगा। राज्य या फिर संघ राज्य में, संघ राज्य क्षेत्र में शासन और प्रशासन कहाँ किया जाएगा?
देश के अंदर राज्य में किया जाएगा या फिर संघ राज्य क्षेत्र, दो ही चीजें होती हैं। तो पहली अनुसूची में किसके बारे में किया गया है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची बात करते हैं हम, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन। मतलब जो भी हमारे देश के, मतलब जो भी हमारे देश का शासन और प्रशासन इकाई है, ठीक है ना, उसमें जो पदाधिकारी हैं, उच्च पोस्ट पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, ठीक है, उनको वेतन, भत्ते और पेंशन, ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती मत करिएगा, इसमें राष्ट्रपति शामिल होते हैं दूसरी अनुसूची में, ठीक। तो वेतन, भत्ते और पेंशन उनको कैसे मिलनी है, वो किसमें वर्णित होगा? दूसरी अनुसूची में। भाई काम करेंगे तो वेतन नहीं मिलेगा उनको, सबके लिए नहीं कि छोटे से छोटे अधिकारी कर्मचारी के बारे में, बड़े बड़े पदाधिकारी, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। इतनी बात दिमाग में बैठा लीजिए। तीसरी बात करते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको, बड़े पद पर उनको शपथ लेकर कार्य करना होता है, कहीं अपने रास्ते से डगमगा ना जाए। अगर डगमगाएंगे तो उनको वो शपथ याद आ जाएगी कि हाँ हमने वो शपथ ली थी। तो तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हुए हैं। प्रारूप का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी शपथ में ले लेंगे, एक प्रारूप निर्धारित है, उसी प्रारूप पर आपको शपथ लेना है। जो भी आपको नहीं, मतलब जो भी उच्च पदाधिकारी हैं उनको शपथ लेना है। तो पहला संघ और राज्य क्षेत्र के बारे, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, ठीक। दूसरा, जो पदाधिकारी कार्य करेंगे उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में है। तीसरा, जो पदाधिकारी वेतन, भत्ते और पेंशन पा रहे हैं वो तब तक नहीं पा पाएंगे जब तक अपने कार्य और दायित्वों की शपथ नहीं ले लेंगे, यानी तीसरे अनुसूची में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं होता है। ध्यान ये रखना है कि इसमें राष्ट्रपति का नाम नहीं होता है, इस शपथ और प्रतिज्ञा में राष्ट्रपति का नाम शामिल नहीं होता है। ये ऐसा प्रश्न पीसीएस में कई बार घुमा घुमा कर पूछा गया है। दूसरी अनुसूची में नाम शामिल होता है, ठीक है, वेतन और भत्ते तो यहीं से दूसरी अनुसूची में वर्णित है, लेकिन तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति का नाम शामिल नहीं है। यानी शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप आपके, राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप आपके तीसरी अनुसूची में नहीं मिलेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, चौथी अनुसूची, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में कौन कौन से? केवल 3, जम्मू कश्मीर। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी। भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी ही केवल शामिल हैं, का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है, कि मतलब ये लोग किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं, पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूचित, देखो हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहां पर अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, उनके क्षेत्रों में हमने बताया ना, प्रशासनिक चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे अनुसूचियों में। तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जाति जनजाति जो रहती हैं, उन पर प्रशासन कैसे होगा, उनके क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से होगा, उसका वर्णन कहाँ पे है? पांचवी अनुसूची में है। कहाँ पे? पांचवी अनुसूची में, ठीक। अगली बात करते हैं, छठवीं अनुसूची में क्या है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र हैं, और किस प्रकार के क्षेत्र हैं? जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक। मतलब अगर बात कर दीजिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की, तो वो जनजातीय क्षेत्र यहाँ शामिल नहीं होंगे, पांचवी अनुसूची में शामिल नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस आधार पर, किस अनुसूची के आधार पर होगा? छठवीं अनुसूची के आधार पर। अब ये मान लीजिए भूल जाएं आप, मान लीजिए भूल जाएं, तो एटीएम याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। एटीएम याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? और एक एम और लगा दीजिएगा, यानी 4 चीजें याद रखनी है एटीएम से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है ना। यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से होगा? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भूलिएगा नहीं, ठीक। अगली बात करते हैं, सातवीं अनुसूची में क्या लिखा है। भाई केंद्र के कुछ पदाधिकारी अलग होते हैं और राज्य के कुछ पदाधिकारी अलग होते हैं। तो केंद्र और राज्यों के मध्य अगर शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाएगा तो दोनों लड़ पड़ेंगे, एक दिन लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य क्षेत्रों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन तो हो गया दोस्त, तो कितने उसमें विषय उल्लिखित हैं, कितने विषय केंद्र के पास हैं, कितने विषय राज्य के पास हैं, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच
बीच में अटके हुए हैं, न केंद्र के पास है न राज्य के पास है, उनको बोलते हैं समवर्ती विषय। क्या बोलते हैं उनको? समवर्ती विषय बोलते हैं। यानी 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची, मतलब इन पर निर्णय लेने का कार्य केवल और केवल किसके पास है? संघ के पास है, यानी मोदी जी के पास है। बाकी राज्य सूची, इन पर निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल राज्य के पास है, यानी योगी जी के पास है, और बाकी विभिन्न विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। ठीक है। और समवर्ती सूची की बात करते हैं, न केंद्र के पास ऐसी चीजें हैं न राज्य के पास शक्तियां हैं, वो दोनों बीच में अटकी हुई शक्तियां हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए दोस्त, जब मूल संविधान बना था, जब संविधान मूल था, मतलब जब संविधान लिखा गया था, मूलतः लिखा गया था, तो 97 विषय संघ के पास थे। किसके पास? 97 विषयों पर संघ निर्णय ले सकता था, कानून बना सकता था। लेकिन और राज्य के पास 66 विषय थे, राज्य के पास 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में 47 विषय दिए गए थे। कितने? 47। 97, 66, 47 याद रखें। मोबाइल नंबर आप लोग जल्दी याद हो जाता है ना। 97, 66, 47 याद रखेंगे। यानी संघ के पास 97 विषय थे, राज्य के पास 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अब फिर क्या हुआ? ये राज्य में कटौती हमेशा होती है, राज्य में कटौती हमेशा होती है। तो राज्य में काट दिए गए कितने विषय? 7 विषय। कितने विषय काट दिए गए? 9, 7, 16, हाँ, 7 विषय काट दिए गए। 7 विषय काटने के बाद कुछ समवर्ती में जोड़ दिए गए, कुछ संघ में जोड़ दिए गए। 5 यहाँ जोड़े गए और 6 यहाँ जोड़ दिए गए, 1 यहाँ जोड़ दिया गया। ठीक है। तो अब संघ सूची में वर्तमान में कितने हो गए? 97 से बढ़कर 98 विषय हो गए। 1 यहाँ बढ़ा दिया गया, और समवर्ती सूची में 47 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 52 विषय कर दिए गए। 47 से बढ़ाकर 52 विषय। ये सब विषय कहां से आ रहे थे? ये बढ़ोतरी कहां से हो रही थी? राज्य से कटौती कर करके बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक है ना। तो संघ सूची में अगर पूछ लिया जाएगा वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 98 विषय हैं। कितने? 98। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। मूल में पूछा जाएगा समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय है। भूलिएगा नहीं, इसी तरह प्रश्न पत्र घुमाता है और आप लोग घूम के चले आते हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं, जबकि मूल में कितने थे? 66 थे। ध्यान रहेगा ना। 98 से 99, 97 से 98 हो गया, 47 से 52 हो गया, और 66 से 59 घट के 59 हो गए। इतना आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची तक। ठीक। अगली बात करते हैं 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो ऐसा नहीं है कि मूल संविधान में 22 भाषाएं थी। जब संविधान लिखा गया था तो 14 मात्र भाषाएं थी। कितना? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन समय ने परिवर्तन किया और 3, 1, 4 और 4, 8 भाषाएं बढ़ गई। 8 भाषाएं बढ़ गई, और 8 भाषाएं किस क्रम में बढ़ी और किस सन में बढ़ी, उसका उल्लेख हम लोग करेंगे। देखिए 1967, सन 1967 में सबसे पहले सिंधी भाषा का आई। कौन सी भाषा आई? सिंधी भाषा आई सन 1967 में। और संशोधन कौन सा था? 21वां संशोधन था। हमने बताया था संविधान संशोधन भाग 20 के अंतर्गत किया जाता है, और उसी भाग के अंतर्गत 21वां संशोधन हुआ, और 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर उसके बाद सन आ चुका था 1992। कौन सा सन आ गया था? 1992। बोडो, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 भाषाएं। ठीक है ना। नमक याद रखेंगे, नमक से आपको याद रहेगा, नमक, NMK। देखिए दोस्त, इसलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कभी कभी बता देते हैं, वैसे शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखना है, नहीं याद रखनी है। लेकिन अगर नमक शब्द याद आ जाएगा ना आपको एग्जाम में, तो आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1992 में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो नमक शब्द याद रखें, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो आपके संविधान संशोधन के द्वारा 1 और 3, 1, 4 भाषाएं जोड़ी जा चुकी थी 1992 तक। अब आते हैं BDMS करवा दीजिए 2004 में अपने संविधान में। BDMS डॉक्टरी का एक कोर्स होता है डेंटल से संबंधित, BDMS।
अगर आप संविधान में इसको लिख देंगे तो आपका हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली आपकी सन 2004 और 92वां संविधान संशोधन 2004 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली आपकी भाषाएं जोड़ी गई। अनुसूचियों में दोस्त ऐसे ही प्रश्न घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली किस सन में जोड़ी गई? 2004 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? क्या बताएंगे? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और 71वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ? 1992 में। आपसे पूछा जाएगा सिंधी भाषा किस सन में जोड़ी गई? तो आपका दिमाग में उत्तर आना चाहिए 1967 में। और संविधान संशोधन कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन था। इसी में घुमा घुमा के दोस्त इतने प्रश्न पूछ लेंगे ना आपसे कि अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, तैयार नहीं है, तो आप कभी उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब रही बात आपके दिमाग में प्रश्न कौंधने की कि सर हम अनुसूचियों में इतना ही तैयार कर लें। देखिए 2-3 तरीके के प्रश्न बच्चों के दिमाग में जाते हैं। पहला प्रश्न आता है, क्या सर अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्या? दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, हर बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं, प्रश्न चाहे कठिन हो और चाहे सरल हो, तैयार है तो सरल है, नहीं तैयार है तो आप इसी नमक और बीडीएमएस में फंसे रह जाएंगे। ठीक है। दिमाग में घूमता नहीं है एग्जाम में, आप फिर तुक्का ही मार के आते हैं। आपको लगता है तो बहुत सरल प्रश्न चैप्टर था, लेकिन आप वहां पर कर नहीं पाते हैं। अनुसूचियां सब चैप्टर, चाहे सरल चैप्टर हो और चाहे कठिन चैप्टर हो, आपको नंबर एक ही देके जाएगा वो। ठीक है। तो आसानी से पकड़िए आसान चीजों को और सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक, सिलेक्टेड हूं इसलिए आपको इन सारी चीजों को बता रहा हूं। ठीक, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 2-4 प्रश्न के सैंपल हम बता ही देते हैं आपको। रुकिए, ये किताब हम आपको उठाइए, इस किताब को उठाइए। इसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पूर्वावलोकन। दोस्त इससे बाहर कभी प्रश्न पत्र नहीं बनेगा। अब आप डीडी बसु पढ़ लीजिए, चाहे हम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सब व्यर्थ है। आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ के दिमाग में भरना है, यही आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। और जब तक आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं, तब तक आप मेंस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक, एक आध प्रश्न हम बताते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कैसे हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है अथवा नहीं है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? एमपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमने बता दिया है वर्तमान में 12 हैं और मूल में 8 हैं। अगर कुल पूछा जाएगा तो 12 ही आंसर मार के आएंगे। भारतीय संविधान में अगला है, एक कूट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कूट में क्वेश्चन आया था। चलिए उसको छोड़िए, अभी उसके बारे में हम लोगों ने 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अभी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मैं आपको कुछ प्रश्न सैंपल में दिखा रहा हूं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्यों के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? अब आपसे घुमा दिया क्वेश्चन इसने, क्योंकि आईएएस प्री में 2003 में आया था, यूपी पीसीएस में 2014 में आया है। समझिएगा क्वेश्चन को। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन रहे ये, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। जब दोस्त आपको पता है कि पहली अनुसूची में राज्य और संघराज्य क्षेत्र का वर्णन है, तो इसके अलावा आप कहाँ जाएंगे? यही आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाएगा? अनुसूची में कौन सा संशोधन है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। एक पहली अनुसूची के अलावा कौन सा आंसर हो सकता है? आप बताओ। हो सकता है कोई, जब आपने पढ़ रखा है। ठीक, अगला है प्रश्न, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या विवेचित करती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को या भाषाओं को? चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो सीधी सी बात है, आंसर ए हो जाना चाहिए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ठीक, अगला है मतलब सारे प्रश्न ऐसे ही, कोई ऐसा कुछ हमको नया मिल ही नहीं रहा कि हम आपको
हाँ, अगला जैसे मान लिया मिलान करने के लिए आ गया एक प्रश्न, आ गया आपके सामने। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, और ए ऑप्शन में 97 प्रविष्टियां, बी ऑप्शन में 47 प्रविष्टियां और सी ऑप्शन में 66 प्रविष्टियां। अब आप खुद ही सोच लीजिए संघ सूची में कितने विषय हैं। 97 हमने बताया था मूल में, अब 98 हो गए हैं। राज्य में कितने हैं, राज्य में कितने हैं, राज्य में 66 है, अब 59 हो गए हैं, और मतलब वर्तमान में 59 है क्योंकि कम कर दिए गए हैं, और समवर्ती सूची में 47 थे, 52 हो गए हैं। तो सीधा सीधा मिला दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बीपीएससी बिहार पीसीएस में आया था, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो है, अब देखिए इसमें दो तरीके के, एक तो इस तरह प्रश्न हमने एक सैंपल बता दिया, दूसरा प्रश्न पूछता है कि कौन से विषय राज्य सूची के हैं, कौन से विषय संघ सूची के हैं, उनके बारे में चर्चा करना हमें बाकी रह गया है, पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि जो है 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अनुसूची से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। आप ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, 5वीं से 8वीं तक अनुसूची मत भूलिएगा, और तीसरी और चौथी ध्यान रखिएगा। मतलब कुल मिलाकर अनुसूची है 12 ही अनुसूची है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इनको। आपका सिलेक्शन होने में एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनुसूचियों से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। अगर आपने कायदे से इसको देख लिया तो प्रश्न चाहे जैसे घुमा देगा, आप करने में सक्षम होंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ दोस्त आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।